हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम स्टैट्स के टॉपिक्स में से एक टॉपिक करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, कोरिलेशन का मीनिंग क्या है। सो कोरिलेशन जो है वो क्या बताता है? इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि ये टू वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है ये वो बताता है। और ये जो रिलेशन है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये कुछ भी हो सकता है। सो अगर पॉजिटिव होता है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नेगेटिव है देन इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, अगर जीरो है देन इट इज अ जीरो कोरिलेशन। सो कोरिलेशन की आगे हम टाइप्स करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो टाइप्स में उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट टाइप है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसके नाम से ही जैसे कि क्लियर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो भी हमने टू वेरिएबल्स लेने हैं वो दोनों के दोनों वेरिएबल जो हैं वो क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। तो इसमें देखो लिखा भी है कि पॉजिटिव कोरिलेशन शोज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल अगर हम लें एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल जो आएगी वो आएगी लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हमने टू वेरिएबल्स हैं, एक है हमारी प्राइस और एक है हमारे पास सप्लाई। तो प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगे एट द टाइम जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो सप्लाई है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वो हम प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को अगर अपनी प्रोडक्ट का मार्केट में ज्यादा प्राइस मिलेगा तो वो मार्केट में ज्यादा जो सप्लाई है वो अवेलेबल कराएंगे। सो लॉ ऑफ सप्लाई जो है इट टेल्स अ पॉजिटिव रिलेशन। सो पॉजिटिव रिलेशन कि अगर सप्लाई इंक्रीज हुई है, वो क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज हुए थे। तो प्राइजेस इंक्रीज हुए सो सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर दोनों के दोनों वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एसएस जो है वो क्या है आपका सप्लाई कर्व। देन इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो क्या बताता है, इट टेल्स द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब वो टू वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड इसके अंदर हम जो रिलेशन लेंगे, इसके अंदर जो हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल हम ले सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। सो लॉ ऑफ डिमांड जो है अगर हम देखें तो वो क्या बताता है, इट टेल्स अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइसेस एंड डिमांड। तो प्राइजेस अगर किसी भी चीज के, सपोज हमारे पास ये टू वेरिएबल्स हैं, हमने एक प्राइस लिया, एक हमने क्या ली, क्वांटिटी डिमांडेड ली। तो यहां पर उन्होंने बोला कि अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी OM है एट दैट टाइम, जो प्राइजेस है वो कितने हैं, ON है। लेकिन अगर प्राइजेस कम हो गए, प्राइजेस ON से कम होकर कितने हुए, ON1 हुए। प्राइजेस अगर कम हुए हैं तो डिमांड क्या हो गई है, उसकी ज्यादा हो गई है। क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर है कंज्यूमर का कि मार्केट में जो भी चीज सस्ती होती है उसकी डिमांड हम मार्केट में क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। सो प्राइजेस के कम होने से हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। सो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किसकी एग्जांपल के अंदर आता है, वो नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर आता है। एंड लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, प्राइजेस अगर इंक्रीज हुए तो सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज हुई। बस आपने ये याद रखना है कि अगर हम पॉजिटिव स्लोप की बात करेंगे तो पॉजिटिव में हमेशा दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो है वो क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। एंड जब भी नेगेटिव रिलेशन की हम बात करते हैं तो नेगेटिव में क्या है, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, या एक कम होगा दूसरा क्या होगा, ज्यादा होगा। सो वो नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर आएगा। नाउ अब हमारा सेकंड पॉइंट है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सो जो सिंपल कोरिलेशन है वो क्या बताता है, वो जस्ट लाइक जो हमने कोरिलेशन का मीनिंग किया था बिल्कुल वही है कि टू वेरिएबल्स के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। और जैसे कि हम ये कहें कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, दो इंडिविजुअल हैं, तो उसमें हम उनकी हाइट और वेट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देन इट इज अ सिंपल कोरिलेशन की सिर्फ और सिर्फ कौन से वेरिएबल हमने लेने हैं, टू वेरिएबल्स ही लेने हैं। देन मल्टीपल कोरिलेशन, तो जो मल्टीपल कोरिलेशन है उसमें दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, मोर देन टू वेरिएबल्स होते हैं। इसमें सिंपल में टू वेरिएबल्स है, मल्टीपल में दो से ज्यादा वेरिएबल्स है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हमने कुछ इंडिविजुअल्स लिए एंड उसकी हम एज, हाइट एंड वेट, तो जहाँ पे ये देखो हम एक को हम एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो तीनों के बीच में जब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे देन इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। या एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हो कि सपोज मैं ये कहूँ कि जो प्रोडक्शन है इट इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो जब हम इन सभी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्शन का रिलेशन मैं लैंड के साथ
भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, प्रोडक्शन का रिलेशन मैं लेबर और कैपिटल के साथ भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, प्रोडक्शन का रिलेशन मैं कैपिटल और लैंड के साथ भी कर सकती हूँ. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन. और एक चीज इसमें और याद रखनी है कि इसमें कोई भी फैक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, सभी के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट जो है आपका पार्शियल कोरिलेशन. सो जो पार्शियल कोरिलेशन है उसमें भी मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं. जैसे मल्टीपल में मोर देन 2 वेरिएबल्स थे, इसमें भी मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं. लेकिन इसमें और इसमें एक डिफरेंस है कि इसके अंदर कोई भी फैक्टर हम कांस्टेंट नहीं रखते, लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ हमने जो रिलेशन फाइंड आउट करना है वो 2 वेरिएबल्स के बीच में करना है, बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं. सपोज मैं ये कहूं कि जो प्रोडक्शन है वो फंक्शन है लैंड का, लेबर का, फर्टिलाइजर्स का, मैन्योर का, कुछ भी हम ले सकते हैं. तो अगर हम रिलेशन जो फाइंड आउट करें वो सिर्फ फाइंड आउट करें प्रोडक्शन जो है, सपोज मैं ये कहूँ कि जो राइस की प्रोडक्शन है या वीट की प्रोडक्शन है उसका फर्टिलाइजर्स के साथ में कैसा रिलेशन है, तो मैं इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करूं. लेकिन मैं ये वाला फैक्टर है लैंड, लेबर है या मैन्योर है, इनको मैं कांस्टेंट मान लूं, लेकिन जो रिलेशन मैं सिर्फ इसके बीच में फाइंड आउट करूं, देन जो होगा इट इज अ पार्ट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन. तो जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजर्स के बीच में आप प्रोडक्शन का रिलेशन लैंड के साथ भी ले सकते हो, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मान सकते हो, तो कुछ भी आप कांस्टेंट मान सकते हो. सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच में ही हमने जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है. हाँ जी, अब नेक्स्ट है लीनियर कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम लीनियर वर्ड यूज करेंगे तो लीनियर को सिंपल सेंस में ये कि स्ट्रेट लाइन कर्व. तो स्ट्रेट लाइन जो है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो लीनियर जो कोरिलेशन है वो कहते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है. सो पॉजिटिव के लिए आपने एग्जांपल याद रखनी है लॉ ऑफ सप्लाई की, एंड नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन के अंदर आपने एग्जांपल याद रखनी है लॉ ऑफ डिमांड की. सो लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो क्या बताता है, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग वाले जो पॉइंट्स है उसमें किया था कि अगर एक वेरिएबल, सपोज मैं ये यहाँ पर बोल लेती हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये प्राइजेज हैं और ये क्या है उसकी क्वांटिटी है. तो एक वेरिएबल हमने x मान लिया, दूसरे को हमने क्या माना, y माना. तो अगर x देखो यहाँ पर x की वैल्यूज जो है वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, y की भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं. लेकिन इन वैल्यूज के बीच का आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है. 2, 4, 6, 8, 10, 2 का डिफरेंस लिया है. एंड y वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो 5, 10, 15, 20. तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. इसीलिए लिखा है द रेट ऑफ चेंज बिटवीन 2 वेरिएबल्स. तो 2 वेरिएबल्स के बीच में जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो क्या है, बिल्कुल सेम है. तो इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो ये जो है इसका स्लोप आएगा एंड दिस इज द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व. अब ये सप्लाई कर्व में क्या बता रहा है कि x, अगर x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 पर कितना है, 5, आगे 4 पर 10 है, x अगर 4 है, y कितना है, 10 है, 6 पर कितना है, 15 है, आगे भी बिल्कुल ऐसे ही. तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने से जो कर्व आया दैट इज द सप्लाई कर्व. इसी तरह से अगर हम लीनियर जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होगा वो स्ट्रेट लाइन में. जैसे ये स्ट्रेट लाइन था, ये पॉजिटिव था, ये क्या है आपका नेगेटिव है. तो इसके अंदर आप लॉ ऑफ डिमांड की एग्जाम्पल माइंड में रख सकते हो. लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने लिया इसका प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस को हमने x मान लिया, क्वांटिटी को हमने y मान लिया. तो लॉ जो है वो क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी भी चीज के जो प्राइसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी डिमांड हम मार्केट में क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है कि जो चीज सस्ती है उसको हम ज्यादा खरीदते हैं, जो चीज महंगी है उसको हम कम खरीदते हैं. सो इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वांटिटी एंड यहाँ पर है क्वांटिटी और इधर क्या है आपका प्राइस. तो x की अगर वैल्यू, x की वैल्यू 1 है तो 1 पर y की कितनी है, 10, 2 पर कितनी है, 8, 3 पर कितनी है, 6. इसी तरह से आगे किया है. तो इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो वो जो शेप आएगी वो क्या आएगी, डिमांड कर्व की शेप आएगी. आप ध्यान से देखो इसकी जो शेप है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है. सो लीनियर डिमांड कर्व जो है उसकी शेप नेगेटिव होगी एंड जो लीनियर पॉजिटिव जो कोरिलेशन है वो उसका जो स्लोप है वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा. उसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉन लीनियर. अब जैसे कि मैंने पहले बताया लीनियर जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, लेकिन जो नॉन लीनियर
लीनियर है, नॉन लीनियर का मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन ना होकर वो कर्व्ड शेप में हो, कर्व्ड शेप ये वाली, इस तरह से, वो इस तरह से, ये आप इस तरह से बिल्कुल ऐसी शेप भी ले सकते हो। तो ये देखो ये कर्व्ड शेप है, तो ये कर्व्ड शेप ये वाली भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब ये शेप जो है वो कब आती है, ये शेप तब आएगी जब टू वेरिएबल, सपोज ये एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, अब इनके बीच में जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज मतलब ये देखो यहाँ पे एक्स वेरिएबल जो है वो 1 2 3 4, तो ये जो इनके वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है, सपोज मैंने ये कांस्टेंट ले लिया, लेकिन मैं यहाँ पर y के बीच का देखो आप, पहले डिफरेंस कितना है 3 का, फिर कितना है 2 का, फिर कितना है 1 का, तो y वेरिएबल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, सेम नहीं है। इसी तरह से आप कोई भी कर सकते हो, आप x वेरिएबल जो है उसके बीच का डिफरेंस भी सेम नहीं ले सकते, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हो, चाहे x का जो है वो जैसे कि उसके वैल्यूज के उसके, जैसे मैंने इसमें कांस्टेंट दिखाया है तो इसका भी आप इस तरह से डिफरेंस ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं 3 का 2 का 1 का इस तरह से आप डिफरेंस ले सकते हो। सिंपल सी बात इसमें ये कही है उन्होंने कि टू वेरिएबल्स के बीच में जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, ये जो है रेट ऑफ चेंज, ये जो रेट ऑफ चेंज है ये सेम नहीं होती है, एक में सेम हो सकती है, दूसरे में सेम नहीं हो सकती, या इसमें सेम रख लो आप, या इसमें सेम ना रखो, या दोनों में ही कांस्टेंट ना रखो, आप किसी तरह भी इसको कर सकते हो। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, हाँ जी, जब आप इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसकी जो शेप आएगी वो ये शेप आएगी, इसको हम कॉन्वेक्स शेप भी बोलते हैं, जो कि हमने इंडिफरेंस कर्व के अंदर किया है। तो आप ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड शेप है, ये कर्व्ड शेप ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और ये ऐसी भी हो सकती है। अब ये कॉन्वेक्स शेप है, एक शेप क्या होती है आपकी कॉन्केव शेप, जिसमें वैल्यूज के, यहाँ पर वैल्यूज के बीच का डिफरेंस कम हो रहा था, अगर ये वाली शेप लेनी है तो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो ये शेप आएगी। तो उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये इस तरह से भी शेप हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। उन्होंने बोला है कि जो नॉन लीनियर कोरिलेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव के अंदर अगर हम शेप देखें तो पॉजिटिव के अंदर हमारी ये शेप भी आ सकती है, ये शेप भी आ सकती है। तो ये जो शेप है, एक ये शेप और ये शेप जो है वो किसके अंदर आएगी, आपकी पॉजिटिव के अंदर आएगी। सिंपली आपने ये याद रखना है कि जहां पर भी नॉन लीनियर कोरिलेशन हो तो नॉन लीनियर कोरिलेशन के अंदर शेप जो है वो आपकी कर्व्ड शेप आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉजिकल एंड इलॉजिकल कोरिलेशन। सो लॉजिकल एंड इलॉजिकल, लॉजिकल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब हमने टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन लेना है तो वो लॉजिकली आपस में रिलेटेड होने चाहिए। लॉजिकली रिलेटेड होने का मतलब ये है, सपोज मैं ये कहती हूं कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, कहते हैं अगर इसके बीच में मैं रिलेशन फाइंड आउट कर रही हूं देन इट इज लॉजिकली कोरिलेटेड। क्योंकि देखो, अगर आप व्हीट की प्रोडक्शन है तो ऑब्वियस है कि व्हीट की प्रोडक्शन के लिए हमें फर्टिलाइजर्स को यूज करना ही पड़ेगा, एंड हो सकता है वो अलग बात है कि उसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसका जो रिलेशन है वो क्या है, आपका लॉजिकल रिलेशन है। लेकिन दूसरा जो है इसका इलॉजिकल कोरिलेशन, जो इलॉजिकल कोरिलेशन है इसमें क्या है, टू वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन जब हम मैथमेटिकली उसको हम किसी ना किसी तरह से जो उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो लॉजिकली उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। सपोज मैं ये कहूं कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ बॉयज, तो इज इट पॉसिबल, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर बॉयज की स्ट्रेंथ को देखना, ये बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। तो यहां पर इसलिए उन्होंने बोला है कि टू वेरिएबल्स हमने लिए, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, मैथमेटिकली हम किसी भी तरीके से रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अगर हम वैसे देखें प्रैक्टिकली तो इनके बीच में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसीलिए इसको हम जो है क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोरिलेशन भी या इलॉजिकल कोरिलेशन भी इसको हम बोलते हैं। सो ये आपके सारे पॉइंट्स थे जो कि थ्योरी का एक पार्ट है कोरिलेशन का। तो थ्योरी के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई लॉन्ग भी आ सकता है। तो अगर एक पूरा टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेते हो तो उसमें से आपके सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। थैंक यू।